तो स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो है पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, ये पहला टॉपिक है और ये 30 अंक का आता है। ठीक है, 30 ही मिनट इसके लिए, मतलब अगर टाइम की बात की जाए तो 30 मिनट, एक क्वेश्चन 1 मिनट के हिसाब से, जो आपको पहले वीडियो में बता दिया गया है पूरा कि कैसे क्या सिलेबस है और क्या क्या रणनीति होनी चाहिए, उसमें सब बता दिया गया है। पहला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। और इस टॉपिक का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है। और यहाँ से 30 अंक जो हैं, 30 अंक में जो भी आप अंक बटोर लेंगे, मतलब ये अंक इजीली आप मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो वीडियो देख लीजिए कई बार, तो आप सारी चीज़ें लगभग मेमोराइज हो जाएंगी। तो इसमें पहला है कि क्वेश्चन आता है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है, शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र है तो किसने किया था, पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब हो गया इकोसिस्टम। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया था, एजी टांसलेन। अब ऐसे ये भूल जाओगे आप, 1935 में किया था इनने। ठीक है, लेकिन आप नॉर्मली भूल जाओगे क्योंकि दोनों एक ही टाइप के हैं, इधर पारिस्थितिकी तंत्र है और दूसरा है पारिस्थितिकी। तो अगर इसमें तंत्र मतलब टी हो गया इधर, और इधर भी टांसले। ठीक है, तो टी ये वाली और ये टी वाली, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि ये अगर तंत्र की बात की गई है तो इधर टांसले होगा 1935 में, मतलब इन्होंने बाद में की थी। ठीक है, क्योंकि टी बाद में आता है इसीलिए टांसले मतलब बाद में की थी। उसके बाद जब पारिस्थितिकी की बात हो जाती है, खाली पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी की अगर बात होगी कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इस शब्द का प्रयोग अगर किया जाए तो इस शब्द का प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा। ठीक है, अर्नेस्ट हैकल 1869 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसमें बात की जा रही है गहन पारिस्थितिकी। गहन पारिस्थितिकी की अगर बात की जा रही है तो ठीक है, गहन पारिस्थितिकी मतलब हो गया डीप इकोलॉजी। तो डीप इकोलॉजी जो है वो अर्नीस नीस ने किया था। ठीक है, तो एक बात याद कर लीजिए कि जो गहन पारिस्थितिकी की बात है वो अर्नीस नीस ने किया गया था। डीप इकोलॉजी की जनक कौन है, अर्नीस नीस। ठीक है, आगे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो ये भारतीय पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए तो रामदेव के हिसाब से आप याद कर लीजिए कि प्रोफेसर रामदेव जो मिश्रा हैं वो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक हैं। ठीक है, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, वैसे भी आप याद कर लोगे, भारतीय नाम है तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा से याद हो जाएगा। उसके बाद गहन पारिस्थितिकी के अर्नीस नीस हो गए। उसके बाद अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए, तंत्र मतलब मैंने बताया था, तंत्र मतलब टी हो गया, तो तंत्र मतलब टी, इधर टांसले हो गया, 1935 में उन्होंने की थी। और पारिस्थितिकी की अगर बात की जाए खाली, तो अर्नेस्ट हैकल ने की थी 1869 में। ठीक है, पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी, इकोलॉजी किसने की थी, अर्नेस्ट हैकल ने। आगे देख लेते हैं, जो भी जैसा इसमें आता जाएगा उस हिसाब से मैं समझाता जाऊँगा टॉपिक वाइज। ठीक है, तो इसमें अब पर्यावरण क्या है, इसमें ये मेन चीज़ है कि पर्यावरण है क्या। तो पर्यावरण किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, पर्यावरण जो बनता है वो आपका जलमंडल, ठीक है, स्थलमंडल और वायुमंडल, ये 3 चीज़ें हो गई जो अजैव चीज़ें, इनमें जीवन तो होता नहीं है। जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया और वायुमंडल। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के मिलने से, उसके बाद जब तक इसमें जीव मंडल नहीं मिलेगा तब तक ये पर्यावरण नहीं बनेगा। तो ये इसमें जब जीव मंडल मिल जाता है, जीव मंडल का मतलब हो गया जिसमें पेड़ पौधे और जीव जंतु, मतलब ये सजीव जीव हो गए, इनमें जीवन है, पेड़ पौधे और जीव जंतु। ठीक है, जीव मंडल जब चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो ये बन जाता है पर्यावरण। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है, जैसे स्थलमंडल है, स्थलमंडल में क्या आएगा, पर्वत आएंगे आपके, मरुस्थल आएंगे, मैदान आएंगे, ये तीनों चीज़ें स्थलमंडल में आ जाती हैं। स्थल है ना ये तीनों, इसीलिए स्थलमंडल में आ गए। उसके बाद जलमंडल में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी नदी हो गए, तालाब हो गए, झील हो गए, हिमनद हो गए, सागर, ये सभी चीज़ें आपकी आ जाएंगी जलमंडल में। ये क्वेश्चन इसी से पूछ लेते हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पर्यावरण क्या है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल जहाँ जीव मंडल के साथ मिलते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। और जीव मंडल के अंतर्गत आते हैं जो भी सजीव चीज़ें हैं वो जीव मंडल के अंतर्गत, जीव जंतु और पेड़ पौधे। ठीक है, स्थलमंडल में आते हैं आपके पर्वत, मरुस्थल, मैदान। और जलमंडल में आपके आ गए नदी, तालाब, हिमनद, सागर, झील, महासागर, ये सब जलमंडल के अंदर आ गए। ठीक है, आगे देख लेते हैं वायुमंडल में क्या क्या आ जाता है। तो वायुमंडल में आपके आ जाती हैं जो भी परतें हैं उनको बता देते हैं हम लोग। तो पहली परत है क्षोभ मंडल, फिर हो गई समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल जिसमें ओजोन परत होती है, यही समताप मंडल। उसके बाद मध्य मंडल आ गई जो मिडिल वाला बोलते हैं। इसके बाद आयन मंडल आ गई, जो बहिर्मंडल, ये अंतरिक्ष में जो स्टार्टिंग हो जाती है यहाँ से, तो ये
ये बहिर्मंडल हो गया। आगे देख लेते हैं कि पर्यावरण के जो कौन कौन से घटक हैं, भौतिक या अजैविक घटक। अजैविक मतलब जिनमें जीवन नहीं है, वो आपके हो गए अजैविक घटक। ठीक है, इन्हें भौतिक भी बोल देते हैं। भौतिक या अजैविक कौन कौन से पर्यावरण के घटक हैं? तो भौतिक घटक अभी ऊपर बताया था मैंने, वायु था, जल था, आपकी मृदा थी, इनमें जीवन नहीं है। खनिज पदार्थ जो हो गए आपके। उसके बाद कार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व कौन कौन से हो गए? अकार्बनिक में नाइट्रोजन हो गई, फास्फोरस, मतलब अकार्बनिक मतलब जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं है, वो अकार्बनिक हो गए। तो अकार्बनिक में आ गई आपकी नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो कार्बनिक में क्या कहा गया? प्रोटीन। प्रोटीन में आपकी कार्बन की मात्रा होती है। कार्बोहाइड्रेट CH3, ठीक, तो इसमें होती है। विटामिन में भी कार्बन तत्व होता है, वसा। ठीक है, ये सब आ गए। आगे देख लेते हैं पर्यावरण के जैविक घटक। जैविक घटक अभी बताए थे, पेड़ पौधे, जीव जंतु यही होते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु ऊपर बताए थे हमने, वही सेम है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक क्या क्या हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो घटक की अगर बात की जाए, तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक अभी बताए थे। दो दो उसमें होता है जैविक और अजैविक घटक। क्या होंगे? एक तो जैविक होंगे और एक अजैविक होंगे। अब जैविक में आपको पता है क्या कहते हैं? पेड़ पौधे और जीव जंतु। तो पेड़ पौधे में, अब जैविक में क्या है, इनका उत्पादकता के हिसाब से बताया गया। तो उत्पादक क्या होते हैं? जैसे शैवाल हो गया, पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं वो उत्पादक होते हैं। कोई भी पेड़ हमेशा उत्पादक होगा, वो कभी उपभोक्ता नहीं होगा नॉर्मली। ठीक है, तो उत्पादक क्या होते हैं? पेड़ पौधे होंगे और शैवाल होंगे। ठीक, उपभोक्ता में कौन कौन से आ जाएंगे? जीव जंतु जो हैं, जीव जंतु क्या है? इन्हीं को खाते हैं, तो ये उपभोक्ता हो गए, मतलब खाने वाले। इनको उत्पादक को जो खाते हैं वो उपभोक्ता हो गए, उपभोग कर लेते हैं चीज़ों का। ठीक है, तो उपभोक्ता हो गए। जीव जंतु इसमें आते हैं, मनुष्य आते हैं इसमें। हम लोग मनुष्य जो हैं वो उपभोक्ता हैं। जीव जंतु और मनुष्य कुछ ना कुछ खाते ही हैं, कहीं ना कहीं से प्राप्त करते हैं, तो ये हो गए उपभोक्ता। उसके बाद हो गए अपघटक। अपघटक मतलब डीकम्पोजर। ठीक है, इन्हें मतलब अगर बात की जाए तो जो मतलब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, बिल्कुल डीकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, इन्हें प्रकृति का महत्तर भी कहा जाता है। ठीक है, प्रकृति का महत्तर इन्हें कहा जाता है। तो इसमें आते हैं आपके कवक और जीवाणु। ठीक है, इसमें बैक्टीरिया और ये हो गए फंजाई। ठीक है, ये आते हैं दोनों जो अपघटक हैं। ये और ये तीनों जो हैं वो जैविक घटक, मतलब इनमें तीनों में जीवन होता है। ठीक, अब देख लेते हैं अजैविक घटक के बारे में कि अजैविक घटक कौन कौन से हैं। तो अजैविक घटक अभी बताए गए थे आपको। एक तो कार्बनिक हो गए, एक अकार्बनिक हो गए, एक भौतिक हो गए। तो कार्बनिक में बताया था प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ह्यूमस हो गया, यूरिया हो गई। ये सभी कार्बनिक घटक हो गए। अकार्बनिक में क्या है? अकार्बनिक में आपको बताया गया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मिट्टी। ठीक है, चट्टान, खनिज, ये सब हो गए। ठीक है, उसके बाद भौतिक। भौतिक में आपको बताया गया था वायु, आर्द्रता, तापमान, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब, ये सब आपके हो गए भौतिक घटक। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऊपर अभी आपको बताया था कि जीवाणु यानी बैक्टीरिया और कवक मतलब फंजाई। ठीक है, ये क्या होते हैं? अपघटक होते हैं और इन्हें प्रकृति का महत्तर, जो अभी मैंने बताया था, महत्तर या सफाई कर्मी। ठीक है, ये क्या करते हैं? अब महत्तर या सफाई कर्मी का मतलब होगा, जैसे मान लो जब भी कोई भी चीज़ सड़ जाती है, मतलब हम फेंक देते हैं तो वो चीज़ धीमे धीमे सड़ने लगती है, तो वो किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से या फंजाई की वजह से धीमे धीमे सड़ के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और प्रकृति में मिल जाती है, विलीन हो जाती है। इसीलिए जीवाणु और कवक का बहुत ही अहम रोल होता है प्रकृति के महत्तर या सफाई कर्मी, इसीलिए इनको बोला जाता है। आगे जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, तो अभी अब मैंने बताया था पारिस्थितिकी तंत्र की खोज किसने की थी? तंत्र मतलब हो गया टी से मतलब हो गया टेंसले। ठीक है, टांसले। ठीक है, तो AG टांसले ने की थी। उसके बाद जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत होगा सौर ऊर्जा। मतलब सौर ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। सर्वोत्तम का मतलब होगा सबसे उत्तम है। ठीक है, सबसे उत्तम क्यों है? क्योंकि सबसे इजीली हमें अवेलेबल और सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है, इसीलिए सौर ऊर्जा जो है वो बेहतरीन स्रोत है। ठीक है, देखिए कितनी बार आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार इसको क्या क्या है। उत्पादक की अगर बारे में बात की जाए तो उत्पादक में क्या क्या आते हैं? आपके हरे पौधे बताया था अभी, और शैवाल। दो चीज़ें हमेशा उत्पादक में आती है। देखो यूपी टेट में, यू टेट में पूछा गया था। ठीक है, उत्तराखंड टेट में। तो बहुत ही सिंपल है, ऊपर भी बताया था जो उसमें उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या है? जीव जंतु और मनुष्य जो होते हैं वो उपभोक्ता होते हैं। ऊपर बताए थे अपघटक या अपमार्जक बता दोगे अब आप, जीवाणु हो गए, कवक हो गए। ठीक है, प्रकृति द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र। प्रकृति मतलब प्रकृति ने कौन कौन से पारिस्थितिकी तंत्र बनाए हैं? बहुत ही सिंपल है, जो प्रकृति द्वारा ऑटोमेटिक जो निर्मित होंगे पारिस्थितिकी तंत्र, उन्हें प्रकृति का पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे नदी ऑटोमेटिक होती है, तालाब, मतलब कुछ नदी हम लोग निकाल भी देते हैं, लेकिन मोस्टली नदी तो हमेशा ऑटोमेटिक ही रहती है। ठीक है, झीलें। ठीक है, घास का मैदान, घास के जो मैदान होते हैं वो, वन,
ये सब क्या है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है। अब कृत्रिम या मानव निर्मित जो होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, वो कौन कौन से, जैसे धान का खेत एक हो गया, ठीक है। हम लोग कोई भी फसल करते हैं तो वो कृत्रिम या मानव निर्मित हो गई। इसमें धान का खेत अहम होता है, इसलिए धान का खेत हो गया, उसके पार्क हो गए, बगीचा हो गया, एक्वेरियम हो गए, ठीक है। एक्वेरियम मतलब सबसे छोटा जो टाइप का रहता है मानव निर्मित, ठीक है। और धान सबसे बड़ा हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर बात पूछा जाएगी तो ये धान का खेत, सबसे छोटा एक्वेरियम बोला जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर बात की जाएगी तो यहाँ से पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर बात की जाएगी तो इसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा और कृत्रिम या मानव निर्मित हो जाएगा। तो प्रकृति अभी बताया था, घास का मैदान हो गया, वन जो जंगल, नदियाँ, झीलें, सागर, ये सभी आ गए आपके प्राकृतिक में, नीचे बताए थे। कृत्रिम या मानव निर्मित की अगर बात की जाए तो इसमें वही पार्क हम लोग बना देते हैं, बगीचा, धान का खेत, ठीक है। उसके बाद कृत्रिम झील, नहर, तालाब, डैम और एक्वेरियम, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगर बात की जाए इधर जो प्राकृतिक वाले हैं उसमें स्थलीय एक होता है और एक जलीय, दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्थलीय मतलब घास का मैदान, वन और जंगल, स्थलीय होगा। जलीय मतलब नदियाँ, तालाब, सागर, समुद्र, झीलें, ये सब आपके हो गए जलीय। सबसे स्थायी अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात की जाए तो इसमें बताया गया है सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है, समुद्र या महासागर का सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है। उसका रीजन क्या है सबसे स्थायी होने का, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे स्थायी का मतलब हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत ही माइनर पड़ेगा। मतलब समुद्र के जल का अगर आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो बहुत ज़्यादा धूप पड़े तो मतलब पॉइंटों में कुछ बढ़ेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सब चीज़ों का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र यही होता है, समुद्र या महासागर, ठीक है। किसी भी प्राकृतिक चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो वो स्थायी इसीलिए माना जाता है। ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बहुत माइनर पड़ता है। मतलब खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रभाव होता है वो कैसे होता है, तो खाद्य श्रृंखला में जब भी ऊर्जा का प्रभाव होगा हमेशा एक दिशी होगा, ठीक है। जैसे खाद्य श्रृंखला जो चलती है उसमें क्या होता है, ऊर्जा हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, ऐसे एक दिशी होती है, ठीक है, इस टाइप में हमेशा। इसीलिए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा एक दिशी होता है। और इसमें क्या होता है, वो लिंडमान का जो नियम है 10% वाला, वही हमेशा मान्य होता है। जैसे आगे 10% ऊर्जा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। 10% मतलब लॉस होता जाता है उसका, आगे बता देंगे जाएगा, उसको सही से समझा देंगे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का प्रभाव हो गया वो आपका एक दिशी हो गया, ये क्वेश्चन आया भी एक बार। और खाद्य श्रृंखला में हो गया एक दिशी। और खाद्य जाल में अगर पूछा जाए तो जाल में क्या हो जाएगा, बहुत सारे ये ऐसे जाल बन जाएंगे। जैसे मान लो शेर, मान लो ये भी खा लेता है, शेर मतलब खरगोश को भी खा लेगा, शेर हिरन को भी खा लेगा, ठीक है। और शेर क्या है, मनुष्य को भी खा लेगा, ऐसे करके। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत इसी हो जाएगा। आगे आपको बता दिया जाएगा। खाद्य श्रृंखला, तो खाद्य श्रृंखला का सिस्टम कैसे कैसे, जैसे स्थलीय जो घास, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ठीक है। तो अब जैसे घास स्थलीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें खाद्य श्रृंखला किस टाइप की बनेगी और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस टाइप की बनेगी। अब जैसे घास वाले से ही आप अंदाजा लगा लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, उत्पादक या घास जो होगी, उत्पादक क्या है, घास हमेशा उत्पादक ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, घास को कौन खाएगा, टिड्डा को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप, और सांप को कौन खाएगा, गिद्ध, ठीक है। तो ये देखिए एक पूरा क्रम बन गया यहाँ तक, ये घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का हो गया। अब जलीय वाले में अगर बात की जाए तो इसमें क्या होगा, पहले शैवाल, जो छोटे छोटे शैवाल रहते हैं इसको जलीय पिस्सू खा लेते हैं। शैवाल को कौन खाते हैं, शैवाल मतलब वही है जो समुद्र की मतलब घास बोल सकते हैं इसको, एक टाइप से छोटे छोटे जो रहते हैं वो, ठीक है, काई टाइप ऐसे समझ लीजिए जो रहती है। जलीय पिस्सू फिर उसको खा लेगा, उसको फिर छोटी मछली खा लेगी, ठीक है, इसी को। उसके बाद फिर उसको बड़ी मछली खा लेगी, और बड़ी मछली या मछलियों को कौन खाएगा, बगुला, बत्तख, सारस, ये सब खाते रहते हैं। तो ये एक खाद्य श्रृंखला हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद बात की जाए जो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज एक पुस्तक लिखी थी, वो किसने लिखी थी, चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने दिया था, डार्विन बाद आगे आएगा वो, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार पूछा गया। तो ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी है, क्वेश्चन याद कर लीजिए, चार्ल्स डार्विन ने। लेमार्क की भी एक पुस्तक है, दोनों ये ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज की अगर बात की जाए जो चार्ल्स डार्विन की हो गई, और लेमार्क की हो गई फिलोसफी जूलॉजिकल, मतलब जूलॉजी से अगर बात की जाए जूलॉजिकल, तो वो लेमार्क की हो गई, ठीक है, फिलोसफी जूलॉजिकल लेमार्क की पुस्तक है। आगे देख लेते हैं। इसमें देखो लेमार्क ने क्या दिया, लेमार्क बाद दिया है
डार्विनवाद जो दिया है वो डार्विन ने दिया है, इसमें ज़्यादा टफ है ही नहीं, लेमार्कवाद डार्विन। हाँ ये इंपॉर्टेंट है। जो उत्परिवर्तनवाद है, ठीक है, जो म्यूटेशन, मतलब उत्परिवर्तन क्या हो गया, म्यूटेशन जो हो गया, म्यूटेशन की जो थ्योरी दी थी वो ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज इसमें लिखा हुआ है, ह्यूगो डी व्रीज बोलते हैं इसको, ठीक है, ह्यूगो डी व्रीज ने दी थी उत्परिवर्तनवाद की थ्योरी। आगे देख लेते हैं। जो पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी वृक्ष जो होता है, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी इसको इसलिए बोला गया है, ये सफ़ेदा जो अपने यहाँ एक लंबा सा सफ़ेद सा पेड़ होता है, बहुत लंबा सा होता है, वो सफ़ेदा यूकेलिप्टस इसको बोलते हैं, ठीक है, सफ़ेदा बोलते हैं इसको। ये आतंकवादी हो जाता है कि ये क्या करता है, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और ये पानी बहुत ज़्यादा पी लेता है, तो जिस एरिया में ये होते हैं वहाँ की ज़मीन को क्या कर देते हैं, ये बंजर कर देते हैं, इसीलिए इसको पारिस्थितिकी तंत्र का आतंकवादी बोला गया है। आगे देख लेते हैं। किसानों का मित्र। अब किसानों का मित्र क्या है, देखो केंचुआ तो होता ही है। केंचुआ क्यों होता है किसानों का मित्र, क्योंकि ये क्या है, मिट्टी में रहते हैं केंचुआ, और ये क्या है, मिट्टी को ऐसे ऐसे करके अंदर घुस के उसमें छेद करते रहते हैं, तो उसकी उर्वरता शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए केंचुआ। और सांप क्यों होता है, सांप क्या होता है, जैसे मान लो जो फसल होती है तो फसल को क्या करते हैं, चूहे खा लेते हैं, जैसे गेहूँ में हो जाते हैं, ये धान में हो जाते हैं चूहे वगैरह, तो सांप क्या करता है, इनमें कीट मकोड़े चूहे इन सबको खाता रहता है, तो इसलिए किसान के मित्र हैं केंचुआ और सांप दो, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यूपी टेट में देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। जलीय चक्र को नियंत्रित करते हैं। तो अब जलीय चक्र को नियंत्रित मतलब वन जो होगा वो हमेशा पारिस्थितिक पूरे तंत्र को ही नियंत्रित करता है। पारिस्थितिक तंत्र को बेहतरीन बनाने के लिए हम लोग वन क्यों लगाते हैं, और वन का परसेंटेज मिनिमम 33% रखा है। क्यों रखा है, इसीलिए रखा गया है कि मिनिमम 33% वन लगाने ही लगाने हैं हमको, लेकिन उतना परसेंटेज अभी है नहीं, 23-24% भी पहुँच रहे हैं, लेकिन वही है कि जलीय चक्र को नियंत्रित कौन करेगा, भाई वन करेंगे, ठीक है। इसी वन मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला का क्रम। अब जो खाद्य श्रृंखला होती है उसका क्रम कैसे, जैसे उत्पादक होगा सबसे पहले, उत्पादक मतलब घास, यहाँ समझ लीजिए, उत्पादक से मतलब घास पेड़ पौधे ये सब, उसको कौन खाएगा, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब कोई भी समझ लीजिए, जो भी है, मनुष्य बैल कुत्ता जो भी है, ठीक है। उसके बाद उपभोक्ता को अपघटक, लास्ट में आएगा अपघटक। अपघटक मतलब हो गया भाई डीकम्पोजर, जो आपके होते हैं डीकम्पोजर, ठीक है ना, सफाई कर्मी बोलते हैं, मतलब ये मर जाएगा तो इसको फिर धीमे धीमे बैक्टीरिया होते हैं, फंगजाई होते हैं, वो उसको बॉडी को डीकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया खाद्य श्रृंखला का क्रम। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया था, क्रम पूछ लेता है कभी कभी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर बताया ही था मैंने, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए आ गया था, और इसमें पूरी चीज़ें रिवीजन दोबारा होता रहेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता रहूँगा आपको, ठीक है। इतना ही आप पढ़ लीजिए, आपका 100% हो जाएगा पूरा। घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम क्या है। अब जैसे घास स्थलीय में ऊपर पूरा बताया गया था, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। घास को कौन खाता है, टिड्डे को कौन खाता है, मेढक को फिर सर्प, और सर्प को फिर बाज। ये देखिए यूपी टेट 2017 में क्रम पूछा गया था, तो ये आगे पीछे क्रम में लगा के दे देते हैं, लेकिन ये क्रम आपको ऐसे, ये तो बहुत सिंपल ही है, कोई भी इसको अंदाजा लगा के लगा देगा, बस पता होना चाहिए घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया है, सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है, हमेशा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा ही बनता है। ये एकदम याद रखिए कि ऊर्जा वाला जो होगा, हमेशा ऊर्जा वाला होगा, वो हमेशा सीधा बनेगा, क्योंकि ये लिंडमान का एक नियम है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए, जैसे मान लो घास नीचे सबसे रहती है घास, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड, तो घास के बाद घास को कौन खाएगा, खरगोश खा लिया मान लो, ठीक है। तो इसको जैसे 100% एनर्जी यहाँ से आई है, मतलब 100% जो रहेगी वो 10% में काउंट हो जाएगी, 10%, फिर 10% के बाद ऊपर इसको जो मतलब खरगोश को जो भी खाएगा, मान लो चीता खा लिया, तो इसके पास 10% मतलब 1% पहुँचेगी। ये रहता है इसका ऊर्जा का जो पिरामिड है, हमेशा सीधा ही बनेगा, उल्टा नहीं बन सकता, ये बिल्कुल क्लियर है। आगे देख लेते हैं। एक वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का जो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें संख्या का पिरामिड, हाँ अब इसमें क्या है कि वो ऊर्जा का पिरामिड था इसलिए वो हमेशा सीधा बना था, लेकिन जो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें हमेशा उल्टा बनता है। रीजन क्या है कि जैसे ये मान लो एक वृक्ष है, ठीक है, अब इस पर क्या होगा, इस पर बहुत सारे फल लगे होंगे, वृक्ष पे फल रहेंगे। अब फलों पे क्या है, बहुत सारे पक्षी, मतलब जैसे मान लो फलों की संख्या अगर मान लो 1000 है, तो उस पर मनुष्य या पक्षी कितने निर्भर हो सकते हैं, मान लो एग्जाम्पल मान लो 50, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि मतलब ऊपर से जो बेस है उल्टा बन रहा है, मतलब यहाँ पे संख्या ज़्यादा है, फिर इसके बाद इस पर निर्भर होने वालों की संख्या धीमे धीमे कम होती जा रही है, ठीक है, ऐसे करके।
जैसे मान लो यहाँ पे 1000 फल थे, उसके बाद उस पर निर्भर जो कीट पतंगे और ये सब थे, सबको मिला के मान लो जो इस पे फूल लग रहे, फल लग रहे, उन पे मिला के इनको सब खाने वाले हो गए मान लो 100। अब उसको खाने वाले टोटल, इनको खाने वाले हो गए कितने, 10, और इनको खाने वाला फाइनली एक है। जो भी मतलब जितना यहाँ 2 स्टेज तक चले, जितना भी चले, तो इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब पेड़ वाला जो रहता है वो उल्टा रहता है, मोस्टली सीधे रहते हैं, लेकिन पेड़ वाला आपको स्पेशली याद रखना है। वृक्ष वाला जो पास्ती तंत्र होगा वो उल्टा रहता है, ठीक है। ऊर्जा का हमेशा सीधा होगा और ये पेड़ का उल्टा होता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है। जो खाद्य श्रृंखला में नेफेंथीज जो एक मतलब कीटवच्छी पौधा होता है, जो इधर क्या नाम है आपका, पूर्वोत्तर भारत में पाया जाता है, ठीक है। जो पूर्वोत्तर भारत में आपका ये पौधा मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। कीटवच्छी पौधे का स्तर है उत्पादक और ये द्वितीयक उपभोक्ता दोनों का है। रीजन क्या है कि ये एक पौधा है, तो उत्पादक तो ऑटोमेटिक हो गया, पौधा मतलब उत्पादक हो गया, सीधी बात है। द्वितीयक उपभोक्ता का मतलब हो गया, ये क्या करता है, इसका एक ऐसे पत्ता टाइप ये रहता है, पत्ता इसके ऐसे रहते हैं मग टाइप, और इसमें इस पे एक पत्ता ऐसा रहता है, ऊपर ये ढक्कन रहता है, इसमें एक लिक्विड भरा रहता है इसमें, ठीक है। अब इसमें जैसे ही कोई कीड़ा वीड़ा आता है, जैसे मान लो मक्खी आई या कोई भी कीड़ा आएगा, जैसे इस पे बैठेगा, ये ढक्कन बंद हो जाता है, ये इसमें गिर जाता है, कीड़ा गिर जाएगा। ये क्या करेगा, इस कीड़े की जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन कम होती है, इसीलिए ये करते हैं ऐसा, ठीक है। ये पौधे ये क्या करेगी, इसका नाइट्रोजन मतलब इस कीड़े, ये मर जाएगा, इसमें लिक्विड में रहकर ये मर जाएगा। फिर उसके नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करने के लिए ये क्या करेंगे, उसको पूरा अपना नचोड़ लेते हैं, मतलब, ठीक है। तो वो है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करते हैं। तो ये नेफेंथीज जो होता है कीटवच्छी पौधा, ये कहाँ पाए जाते हैं, अपने पूर्वोत्तर भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पारिस्थितिकी तंत्र की अगर बात की जा रही है यहाँ पे, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमेशा बताया गया है कि जो खाद्य श्रृंखला है उसमें ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशी ही रहेगा, ठीक है, एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह रहेगा। ये देखिए आया हुआ है, फिर अगेन क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, ठीक है। जो कोई पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें अगर रासायनिक चक्र हैं तो उनका चक्रण क्या कहलाता है, इसमें पूछा गया। तो जैव भू रासायनिक चक्र इसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो रासायनिक चक्र होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, उनका चक्र जो रहता है, ठीक है। ये यूपी टेट 2016 में देखिए पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता संचित ऊर्जा का कितने % अपने शरीर भार के रूप में रूपांतरित करता है। तो वही मैंने बताया था कि 10% का जो नियम है, इसे लिंडेमान का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। इसे 10% का नियम या लिंडेमान का नियम, ठीक है। लिंडेमान एक वैज्ञानिक थे, उनने ही दिया था ये 10% का नियम। इसमें क्या होता है कि जो भी ऊर्जा हम खाते हैं, जैसे मान लो एक तो ये ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनता है, ठीक है, इसमें ये ऊर्जा का पिरामिड से हो गया। दूसरी चीज़ ये घास है, तो यहाँ पर 100% ऊर्जा रहेगी घास में, ठीक है। फिर घास को कौन खाएगा, मान लिया खरगोश खाया घास को, ठीक है, खरगोश खाया, तो इसमें कितनी गई, 10% ऊर्जा गई, ठीक है। अब इस खरगोश को खा लिया, मान लो एग्जाम्पल, खरगोश को खा लिया कुत्ता, ठीक है, इस खरगोश को कुत्ता खा लिया, तो इसके पास पहुंच जाएगी इसकी 1% ऊर्जा, ठीक है। ये है कुत्ता जो भी एक्स्ट्रा खाता है उसको, मतलब 10% का नियम का मतलब 100% से ऊर्जा 10%, मतलब 10% का घटती हुई चली जाएगी, ये है इसका। आगे देख लेते हैं। एकमात्र महाद्वीप जहाँ घास पारतंत्र नहीं पाया जाता है, तो ये घास पारतंत्र का मतलब हो गया यहाँ पे घास ही नहीं पाई जाती, मतलब कुछ पाया ही नहीं जाता। घास नहीं पाई जाएगी तो मोस्टली कुछ पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका तो आपको पता ही होगा कौन सा महाद्वीप है, ठीक है। जैसे अगर महाद्वीपों की बात की जाए, यहाँ पे एक आपको बता देते हैं थोड़ा सा महाद्वीपों के बारे में। ये मान लो उत्तरी अमेरिका हो गया, ये हो गया आपका दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो और इधर ये आपका हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया आपका यूरोप महाद्वीप। उसके बाद इधर ये पूरा बड़ा सा इधर बना दो एशिया महाद्वीप, ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इधर जो है बिल्कुल किनारे पे ये वाला जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं इसको, ये अंटार्कटिका। और ये पूरा हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इस पर क्या है, घास भी नहीं उग पाती है। तो यहाँ घास नहीं पाई जाती है इसीलिए अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ पे बर्फ क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है ऑल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली शोध वोध के लिए कुछ लोग जाते हैं, तो अपने यहाँ पे गंगोत्री और ये 2-3 हैं यहाँ पे बनाए गए हैं, ठीक है। गंगोत्री है, भारती करके है ये,
अपने शोध स्टेशन बनाए गए हैं। आगे देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से भी 1-2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, तो इनको एक बार ढंग से समझ लेते हैं। देखिए ये यूपी टेट में आया हुआ है, ठीक है, कई सारे टेट में आया, आर टेट, एच टेट में आया है। प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है, क्या कारक क्या है इसके, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं और क्या क्या इनसे बनता है। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है, CO2। जल बहुत ज़रूरी है, 2 चीज़ें हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल हो गई। आपका सूर्य का प्रकाश बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सूर्य का प्रकाश रहेगा, उसी से टेम्परेचर मिल जाता है, सूर्य के प्रकाश में टेम्परेचर होता है, और ये पर्णहरित की उपस्थिति में होता है। क्लोरोफिल इसमें बहुत ही मैंडेटरी है। इतनी चीज़ें जब होती हैं तो आगे प्रोसेस होती है। तो इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी 6CO2 + 12H2O, एरो, उसमें ऊपर सूर्य का प्रकाश और नीचे रहेगी आपकी क्लोरोफिल की उपस्थिति। तो ये बना देंगे अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज का मतलब हो गया ये बना लिया इन्होंने भोजन, यहाँ पे पौधों ने अपना भोजन यहाँ पे बना लिया। 6H2O मतलब पानी इन्होंने रिलीज़ कर लिया, ठीक है। 12H2O करने का क्या कर दिया, 6H2O पानी रिलीज कर दिया, और 6O2 मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड को 6 ही ऑक्सीजन में चेंज कर दिया है, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा अपनी मुक्त कर दी इन्होंने। तो ये खाना ऐसे पौधे बनाते हैं और ये ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं ऐसे करके, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो घास के मैदान के बारे में इसमें दिया गया है, कौन कौन से घास के मैदान कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभार 1-8 नंबर का पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय क्या हो गया, जो भूमध्य रेखा के पास वाले हैं। भूमध्य रेखा का मतलब हो गया, अभी आगे भूगोल पढ़ाया है, भूमध्य रेखा का मतलब हो गया, जैसे आपको अगर भूमध्य रेखा समझाई जाए तो ये पृथ्वी है, तो इसमें जो बीच से एक लाइन खींच दी गई है बिल्कुल 0 अक्षांश वाली, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो इसके आसपास वाले जो एरिया हैं ये आपके हो गए उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय का मतलब हो गया यहाँ पे एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, हमेशा पूरी साल भर गर्मी रहेगी, और सबसे ज़्यादा वर्षा भी यहीं पे होगी इस वाले एरिया में, तो इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है। तो ये जो लानोस वाला एरिया है वो कोलंबिया और वेनेजुएला में पड़ता है, ठीक है, लानोस। उसके बाद हो गया आपका कैंपोस, कैंपोस या कंपास में लिखा हुआ है कैंपोस, ये ब्राज़ील में हो गया, ठीक है। लानोस कैंपोस ये 2 हो गए आपके ब्राज़ील में, ठीक है। लानोस कोलंबिया वेनेजुएला और कंपोज हो गया ब्राज़ील में। उसके बाद सवाना जो घास के मैदान बोले जाते हैं, ठीक है, ये आपके हो गए पूर्वी अफ्रीका वाले जो देश हैं उनमें, ठीक है। और ये सेल्वास जो होते हैं ये अमेजन बेसिन में, ठीक है। सेल्वास को अमेजन वन भी बोलते हैं, अमेजन बेसिन वाले। आगे देख लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण मतलब हो गया ये ठंड वाले, जो ठंड में घास के मैदान बनते हैं वो वाले हैं ये, ठीक है। तो ये पंपास जो अर्जेंटीना में है, ये बड़ी घास रहती है काफ़ी इसमें, ठीक है। उस आगे देख लेते हैं स्टेपी। स्टेपी मतलब हो गया मध्य एशिया और यूक्रेन वाले, ठीक है। उसके बाद बेल्ट, जो दक्षिण अफ्रीका की घास को बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद मतलब घास का नाम है ये, तो पूछेंगे कि अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, पहले तो ये भी पूछ सकता है कि कौन से कहाँ पे कौन से कटिबंध में कौन सी घास होती है नॉर्मली, लेकिन ज़्यादातर ये पूछता है कि बेल्ट जो होती है, बेल्ट जो है घास वो कौन से देश की है, ये बेल्ट के नाम से बोलते हैं इस घास को, या प्रेरीज बोलते हैं, वो कौन से देश में है। तो प्रेरी हो गई उत्तरी अमेरिका या कनाडा में, और पुस्टाज हो गई आपकी हंगरी में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डाउन्स हो गई ऑस्ट्रेलिया में, कैंटबरी हो गई न्यूजीलैंड में। एक बार फिर से देख लेते हैं इनको शुरू से, आप सीधा याद कीजिए। लानोस और कैंपोज ये बिल्कुल पास पास में, कोलंबिया वेनेजुएला और ब्राज़ील, ठीक है, जस्ट आसपास वाले देश हैं लानोस और कैंपोज। उसके बाद ये आपकी हो गई सवाना, सवाना जो होगी पूरी अफ्रीका वाली, सेल्वास हो गई अमेजन बेसिन वाली, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इधर वाले शीतोष्ण कटिबंधीय है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय में पंपास अर्जेंटीना वाली हो गई। स्टेपी जो होती है मध्य एशिया को बोलते हैं स्टेपी वाली, ठीक है, स्टेप रखते हैं इसमें तो मध्य एशिया में पहुंच जाते हैं। बेल्ट, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की बेल्ट बोलते हैं। उसके बाद प्रेरी, प्रेरी उत्तरी अमेरिका की बोलते हैं। पुस्टाज जो होती है वो हंगरी की है, पुस्टाज। डाउन्स, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, डाउन्स ऐसे रखिए कि ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो इसलिए वहाँ पर डाउन्स बोलते हैं इस घास को। कैंटबरी, कैंटबरी न्यूजीलैंड की है, ठीक है, कैंटरबरी। भारत के घास के मैदान कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। भारत में जो गुलमर्ग और सोनमर्ग वाला एरिया है ये तो पता ही होगा, जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर में ये घास के मैदान है गुलमर्ग और सोनमर्ग, उन्हीं को गुलमर्ग और सोनमर्ग बोलने लग गए, वहाँ घूमने जाते हैं लोग, तो घास के मैदान है ये, ठीक है। बुग्याल, बुग्याल जो होते हैं उत्तराखंड में बोलते हैं, बुग्याल या बग्याल करके बोलते हैं,
ठीक है, उत्तराखंड में बोलते हैं। उर्मिल जो होता है, उर्मिल बोलते हैं आपके कर्नाटका में जो घास के मैदान है उनको बोलते हैं उर्मिल। सोला तो आपको पता ही होगा, सोलापुर कहाँ है भैया, सोलापुर है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है उसको बोलते हैं यूपी टेट 2018 में देखो आया भी था, ठीक है। और बन्नी घास जो होती है वो आप गुजरात, ये कच्छ में जो गधा वहाँ रहते हैं, गधा खाते हैं इसको, ठीक है। बन्नी घास गुजरात में। आगे देख लेते हैं, ठीक है, आगे इसको देख लेते हैं एक बार अभी। हाँ यहीं से चलेगा। तो सबसे छोटा पास्तिकी तंत्र जो होता है वो किसका है, तो अभी बताया था मैंने। सबसे छोटा पास्तिकी तंत्र कौन सा है, एक्वेरियम सबसे छोटा पास्तिकी तंत्र हो गया। सबसे बड़ा कृत्रिम पास्तिकी तंत्र जो होगा वो क्या है, धान का खेत है, ये भी कृत्रिम ही है। एक्वेरियम सबसे छोटा हो गया और सबसे बड़ा धान का खेत हो गया, ठीक है। विश्व में सबसे विक्षुप्त पास्तिकी तंत्र कौन सा है, पर्णपाती वन। अब विक्षुप्त क्यों है ये, पर्णपाती वन क्या होते हैं, जो ऐसे वन होते हैं जो पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती वन। तो इनमें क्या होती है, विक्षुब्ध इसलिए है क्योंकि ये इन पर रहने वाले जीव फिर बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसे मान लो पत्ते हैं तो जीव रह रहे हैं आराम से, पेड़ पौधे सब कुछ, मतलब जितने जीव निर्भर हैं आराम से पेड़ पर रह रहे हैं। लेकिन अचानक इनने क्या है, इनका एक टाइमिंग आता है पेड़ और ये पत्तियां गिरा देते हैं, तो फिर वो जीव भटक जाते हैं और बहुत सारे जीव मतलब मर भी जाते हैं इसकी वजह से। अब उनने वहाँ घोंसला बना रखा है या कुछ है, उन पर निर्भर हैं, इनकी पत्तियां खा के बहुत सारे कीट पतंगे ये सब जी रहे हैं। इसकी वजह से क्या है, विक्षुब्ध जो पास्तिकी तंत्र बोला जाता है वो पर्णपाती वनों को बोला जाता है, ठीक है, पत्ते गिराने वाले वन। उसके बाद स्थल खंड पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा पास्तिकी तंत्र कौन सा होता है, जंगल। तो अगर जैसे मान लो समुद्र की सबसे बड़ा पास्तिकी तंत्र बात की जाए तो महासागर हो गया वो, ठीक है, उससे बड़ा कोई पास्तिकी तंत्र होता ही नहीं है। लेकिन स्थल खंड की बात इसने कर दी है तो जंगल ही पे सबसे ज़्यादा पास्तिकी तंत्र हो गए बड़े। आगे देख लेते हैं पास्तिकी तंत्र के जो मित्र हैं वो कौन कौन से पौधे या पेड़ बोले जाते हैं। तो नीम पास्तिकी तंत्र का मित्र है, पीपल है, बरगद है और तुलसी, ये चार मोस्टली हैं जिनको बोलते हैं। आगे देख लेते हैं वन परतंत्र। तो वन परतंत्र में क्या है, विषुवतीय वन जो होते हैं, मानसूनी वन होते हैं, शीतोष्ण वन होते हैं और टैगा वन, ये जो हैं वो आपके वन परतंत्र के अंतर्गत आते हैं। विषुवतीय वन, विषुवत रेखा वाले वन, मानसूनी वन जो मतलब मानसून में काम करते हैं, शीतोष्ण वन और टैगा वन, ठीक है। टैगा मतलब ऊपर वाले जो शीतोष्ण वाले रहते हैं वो। आगे घास के मैदान, घास के मैदान में सवाना परतंत्र रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बोले टुंड्रा, टुंड्रा मतलब ठंड वाले जो एरिया वाले रहते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका का जो भाग है, ग्रीनलैंड का भाग है, यूरोप और रूस का भाग है, ये टुंड्रा परतंत्र हो गए। उसके बाद भारत के जो प्रवाल वित्तीय क्षेत्र हैं, ठीक है, प्रवाल वित्तीय भारत में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक है, जैसे कोरल रीफ बोलते हैं इसको, कोरल रीफ, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कोरल रीफ जो है अंडमान निकोबार में पाई जाती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है आपकी, फिर मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, थोड़ी बहुत पाक खाड़ी में भी, लक्षद्वीप में भी, विजयदुर्ग जो है महाराष्ट्र का एरिया उसमें भी थोड़ी सी है, और नेत्रानी द्वीप में और कर्नाटक, इन सब में भारत के प्रवाल वित्तीय के क्षेत्र हैं ये। उसके बाद देख लेते हैं आगे, कुछ जंतु शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, सर्वभक्षी बोलते हैं। जैसे कुछ जंतु जो होते हैं शाकाहारी भी होते हैं, मांसाहारी, जैसे मनुष्य ही बोल लो तो मनुष्य को भी सर्वाहारी बोल देते हैं इसीलिए, या सर्वभक्षी बोल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ता क्या है, उसे तुम अगर शाकाहारी बना, शाकाहारी चीज़ें भी खाता रहता है वो, मांसाहारी भी खा लेता है तो सर्वभक्षी हो गया वो, ठीक है। जो जंतु दूसरे जंतु का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परभक्षी बोल देते हैं या प्रेडेटर्स बोल देते हैं। मतलब दूसरों को मारना जिनका काम होता है उन्हें प्रेडेटर्स बोलते हैं। प्रेडेटर्स मूवी आई तो उसमें मारने का काम करते हैं, परभक्षी बोल देते हैं, दूसरे खाते हैं जो। जीवी या अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं कौन, अपघटक। अपघटक मतलब क्या होते हैं, जीवी और अजीवी के बीच की कड़ी को अपघटक यानी डीकम्पोजर जो होते हैं वो, मतलब जिंदा भी हैं मरे हुए भी हैं, ठीक है, जीवी और बीच की घटक हैं। आगे देख लेते हैं पास्तिकी तंत्र के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। तो पास्तिकी तंत्र के अंतर्गत किसका किया जाता है, वातावरण और जीव समुदाय, इनका अध्ययन हम लोग पास्तिकी के अंतर्गत करते हैं। वातावरण का करते हैं और जीव समुदाय जो उसके आसपास है उसका अध्ययन करते हैं हम पास्तिकी के अंतर्गत, यानी इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। शीत जो प्रधान प्रदेशों में मकान का छत होना चाहिए, अधिक जो रहती है ढलवादार, मतलब अब शीत है मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो उनमें जो ढलवादार अधिक मकान बनाए जाते हैं, ऐसी छत जो इस टाइप की बनाई जाती है। पार्कलैंड नामक उष्णकटिबंधीय जो घास है वो अफ्रीका में पाई जाती है, ठीक है। पार्कलैंड नामक जो है वो उष्णकटिबंधीय घास कहाँ पाई जाती है, अफ्रीका में। आगे देख लेते हैं हाथी घास। हाथी घास कौन सी भाई, हाथी घास जो होती है वो सवाना बायोम की जो घास है, ठीक है, उसे हाथी घास भी बोल देते हैं, सवाना वाली, ठीक है। आप कमेंट में आप बताइए, अभी बताया था मैंने कि सवाना घास
कहाँ, कौन सी वाली घास को सवाना बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। चैपरेल नामक जो झाड़ियाँ ये आपकी पाई जाती हैं कैलिफोर्निया में। जो चैपरेल नामक झाड़ियाँ हैं वो कैलिफोर्निया, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कैलिफोर्निया जगह है, वहाँ पे चैपरेल नामक झाड़ियाँ। एक तालाब के पास्की तंत्र का जीव भार प्रावण कैसा बनेगा, तो इसका उल्टा बनता है, ठीक है, तालाब वाले का भी। तो याद रखना आप कि जो तालाब के पास्की तंत्र का जीव भार का प्रावण कैसा बनेगा, तो इसका बनेगा उल्टा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। एक संतुलन पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों की संख्या होती है स्थिर। तो अगर जैसे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र है तो उसमें जो जीवों की संख्या होगी वो भी एक स्थिर ही रहेगी, मतलब एक क्लियर रहेगी, निश्चित, मतलब स्थिर रहेगी। इसीलिए तो ये परीक्षा उपयोगी तत्व हैं कुछ, उसको देख लेते हैं। जैसे मान लो भारतीय पारिस्थितिकी के जनक बताए गए थे ऊपर, डॉक्टर रामदेव मिश्र मैंने बताया था, ठीक है। उसका सूर्य के प्रकाश में 7 रंग जो होते हैं BGYOR, ठीक है। तो इसको याद कर लो, बेजा नी ह पी ना ला, ठीक है। एक बार फिर से याद कर लो, अंग्रेजी अगर नहीं याद कर पा रहे हो तो याद कर लो हिंदी में, बेजा नी ह पी ना ला, ठीक है। ये आपका हो गया। तो विबग्योर करके भी याद कर सकते हो इसमें। तो इसमें लाल एवं नीला प्रकाश जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। तो लाल और नीला जो होता है वही केवल प्रकाश संश्लेषण, मतलब हो गया जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके, तो वही है। आगे पारिस्थितिकी तंत्र में प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है। जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो प्रकृति की क्या है, एक क्रियात्मक इकाई, मतलब ये हमेशा क्रियाशील रहती है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है तो ये नहीं कह सकते कि मतलब क्रियाशील नहीं है, ये क्रियाशील इकाई है, क्योंकि तभी तो आगे वो उनका सिस्टम आगे रिएक्टिव रहता है, ठीक है। परपोषी गुण सभी उपभोक्ता में पाया जाता है। परपोषी जो गुण होते हैं वो सभी उपभोक्ताओं में पाए जाते हैं। अब ये बात समझने में बहुत ही सिंपल है। परपोषी मतलब क्या हो, जैसे मान लो उत्पादक है, उत्पादक को जो खाएगा वो उपभोक्ता हो गया। तो अब भाई जो उपभोक्ता है, जो भी उपभोक्ता है वो इन पर ही तो निर्भर है, तो ये परपोषी मतलब हो गया, इन पर निर्भर हो गया। तो परपोषी गुण क्या हो गए, उपभोक्ताओं में, सभी उपभोक्ताओं में पाए जाते हैं, ठीक है। परपोषी गुण मतलब दूसरे पे पलने के लिए। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य संक्रमण मंडल को, जो अलग अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं, ठीक है, ये दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य जो संक्रमण का स्थान होता है उसे इकोटोन, ठीक है। तो इकोक्लाइन कहते हैं इनको, संक्रमण मंडल को क्या कहते हैं, इकोक्लाइन कहते हैं। सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बताया था अभी। सागरीय महासागरीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है। जलमंडल पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जलमंडल ये भी बताया था सबसे बड़ा कौन सा है, तो वही महासागर, सागर जो है, ठीक है। जलमंडल सबसे बृहद पारिस्थितिकी तंत्र हो गया ये। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र में तंत्रों के चक्र को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो जो ये पारिस्थितिकी तंत्र में जो तंत्रों का चक्र है, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो तंत्रों का चक्र होता है उसे जैव भू रासायनिक चक्र, ये पीछे भी आया था, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है, इसे कहते हैं, ठीक है। आगे फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपका जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण पढ़ाया जाएगा।